Good afternoon. Good afternoon, sir. आज हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं? पिछली क्लास में हम लोग एलसीडी देखे थे। एलसीडी तक देख लिए थे ना? यस जी तो सर। रेक्टिफायर शुरू करें। यस सर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रेक्टिफायर। ओके, व्हाट इज रेक्टिफायर? कोई बता सकता है? Anybody who can explain rectifier? Okay. तो रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन वर्ड से बना है, और रेक्टिफिकेशन हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आता है ग्रिड से, वो हमारा एसी करंट है, और अल्टरनेट करंट। और हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, गैजेट्स है, वो सारा का सारा हमारे डीसी करंट पे चलता है। ठीक है, उसको डीसी करंट चाहिए, और हमको जो मिलता है वो अल्टरनेट करंट, जो कि एसी करंट मिलता है। तो हमको उस एसी करंट को डीसी में बदलना पड़ेगा, तभी हमारा कोई इक्विपमेंट काम करेगा। ओके, तो इस एसी करंट को रेक्टिफाई करके हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए हम उसको यूज करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन मीन्स कन्वर्टिंग एसी करंट टू डीसी करंट। उस करंट को रेक्टिफाई कर रहे हैं हम अपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, और उस रेक्टिफिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ओके, almost every electronic appliances operates on the DC current, but the availability of the DC current is very limited. So जैसे भी हम प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी, वो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज आर प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट करंट, एसी करंट। ओके, तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डायोड। तो रेक्टिफायर हमारा दो तरीके का होगा, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम एसी करंट की बात करें तो एसी करंट में हमको पता था कि एक प्लस कंपोनेंट और दूसरा माइनस कंपोनेंट दोनों होता था, प्लस और माइनस दोनों कंपोनेंट था। और हम यही बात करते, यही हमारा एसी करंट है। एसी करंट यही है हमारा, एक पूरा का पूरा जो ये हम देख रहे हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये कंप्लीट एक फेज है। और ऐसा फेज एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट करेगा, उसको हम उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उस करंट का फ्रीक्वेंसी। हमारे यहाँ जो ग्रिड से जो पावर आती है, उस एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम उसको और समझें तो हम ये कह सकते हैं एक सेकंड में वो 50 टाइम्स ऑसिलेट करता है। ये हमारा हो गया एसी करंट। ओके, तो एसी करंट ही क्यों प्रोड्यूस होता है? अगर हमको डीसी में बदलना है तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम डीसी करंट ही प्रोड्यूस करें।
ठीक है, हम डीसी करंट ही प्रोड्यूस करें तो हमको डीसी में बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितना सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो सारा सोर्स जो है हमारा एसी करंट ही प्रोड्यूस करता है। और जितना एसी करंट हम बनाते हैं वो सारा का सारा जनरेटर या अल्टरनेटर से प्रोड्यूस होता है। उसका कंस्ट्रक्शन और उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो हमेशा एसी करंट ही प्रोड्यूस करेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं और यहाँ दो कॉइल है, दोनों कॉइल का इंटरनल शॉर्ट किया हुआ है, मतलब दोनों कॉइल एक ही है, दोनों कॉइल के बीच में थोड़ी जगह है। और हम इस दोनों कॉइल का दोनों एंड पे हम लोड लिए हुए हैं, मतलब लोड मतलब यूज कर रहे हैं, यहाँ लोड लगाए। हमको पता है कि टाइम वेरिंग करंट होता था तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो उसके फ्लक्स के दायरे में आने वाला कोई भी इंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। पढ़े थे हम लोग इंडक्टर में, समरीन, बिट्टू? यस सर। ओके, तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक मैग्नेट रख दिए, मैग्नेट रखे हुए हैं, और जिससे मैग्नेट स्टॉप है, अगर मैग्नेट है वहाँ पे, तो हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पर, इस कॉइल पे मिल रहा है, क्योंकि इस मैग्नेट का जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स के दायरे में दोनों कॉइल आ रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन टाइम वेरिंग फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट है, वो जैसा है वैसा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दो काम कर सकते हैं कि कॉइल को टाइम वेरिंग फ्लक्स मिले, दो काम कर सकते हैं। या तो हम कॉइल को रोटेट कराएं, कॉइल को हम रोटेट कराएं उसके इर्द गिर्द, तो हर जगह पे अलग अलग फ्लक्स मिलेगा उसको, ठीक है। तो कॉइल फील करेगा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है। या फिर कॉइल, चूंकि हमारा कॉइल के साथ कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने पर तो लोड के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए कॉइल को घुमाएंगे तो कैसे होगा? तो इसका भी तरीका था। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम कॉइल को हम घुमाते हैं, और उस कंडीशन में हम लोग कार्बन पिन इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का पिन टच करता रहता है वो। लेकिन उससे ज़्यादा आसान सिस्टम ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी इंडक्टर को, हम कॉइल को वैसे ही छोड़ दें और मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेट करते हैं। एक मिनट, लाइट चली गई है, लाइट ऑन कर लें। ठीक है, तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि हम मैग्नेट को रोटेट कराते हैं। जब मैग्नेट को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? जैसे ही मैग्नेट रोटेट किया, और यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेट को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम, तो मैग्नेट इस पोजीशन से घूमना शुरू होगा। ये नॉर्थ पोल जो है वो धीरे धीरे इस कॉइल के करीब जाएगा, और साउथ पोल है इस कॉइल के करीब आएगा, ठीक है। जैसे से इसके नजदीक जाएगा, इसको फील होगा, इस कॉइल को फील होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। और ठीक वैसा ही फीलिंग इस कॉइल को भी होगा, मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए, हम घुमाना शुरू कर दिएगा, और ये निरंतर हम घुमा रहे हैं, तो जैसे जैसे घूमता रहेगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हम ये मान लें कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमारा जो करंट जो प्रोड्यूस होगा कॉइल में, वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी नॉर्थ पोल यहाँ है, तो इससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। और ये मैग्नेट जब घूमा, थोड़ा आधा घूमा तो ऐसे था, फिर सीधा हो गया, सीधा हो गया तो दूर दूर हो गया, तो उस समय हमारा जो फ्लक्स था मिनिमम था दोनों जगह, और उसमें मिनिमम करंट पैदा होगा। और ठीक वैसे ही ये फिर इधर चला जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो N to S हम एरो बना रहे थे, तो अब का करंट का प्रभाव जो होगा इधर से इधर होगा। मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इस साइड से इस साइड हुआ, फिर बीच में जीरो हो गया, फिर जो पोलैरिटी है वो चेंज कर गया। यही हमारा एसी करंट है। और इसी को मैग्नेट को नचाना है, इसको घुमाना है, इसको रोटेट कराना है, हम कैसे भी करा सकते हैं। हम हैंडल से घुमा लें, हम डीजल इंजन लगा के घुमा लें, हम भाप इंजन लगा के घुमा लें, हम विंड टरबाइन जो है वो लगा घुमा लें, या फिर हम हाइड्रो पावर
हाइड्रो पावर भी क्या होता है, पानी को कलेक्ट करके ऊंचा करते हैं और वहां से गिराते हैं, और जो हमारा जिस पे गिरता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है और उस रोटेशन से इसको रोटेट करा लेते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी देखते हैं सबको, सोलर पावर को छोड़ दो, सोलर पावर को छोड़ देते हैं अगर, तो बाकी जितना भी हमारा तरीका है बिजली पैदा करने का वो ऐसा ही है। कॉइल है, कॉइल के बीच में मैग्नेट है, मैग्नेट को घुमाना है। ठीक है, तो ये जब भी होगा तो हाफ एक सर्किल पूरा जब मैग्नेट लगाएगा, उस एक सर्किल में आधा टाइम इधर से करंट बहेगा और आधा टाइम इधर से करंट बहेगा। ठीक है, उसी को हम ऐसे दिखाते हैं कि जब हम प्लस जब है तो ऐसे करंट जा रहा है, और जब करंट का पोलैरिटी चेंज होगा तो हमारा ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो मेरा करंट, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ मैक्सिमम करंट था, और जैसे ही दूर जाने लगा मैग्नेट तो वोल्टेज घटने लगा, और सबसे मैक्सिमम दूरी जब पे था उस समय जीरो हो गया और फिर करंट का डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, यही हमारा एसी करंट है, और ये हमारा डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट में कोई पल्सेटिंग करंट नहीं है, डायरेक्ट एकदम 5 वोल्ट। तो ये पूरा ये टाइम है और ये करंट है, ये करंट बोल दो या वोल्टेज बोलो, तो हर टाइम पे एक ही वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे हर टाइम पे टाइम वेरिंग करंट मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस वोल्टेज या करंट या प्लस। वैसा कोई भी करंट जो एक्सिस के एक साइड में हो, प्लस साइड में हो, वो हमारा डीसी करंट है। वो हमारा डीसी करंट है। जो दोनों तरफ होगा वो अल्टरनेट करंट होगा। ठीक है, तो ये रेड वाला डायरेक्ट करंट है, मेरा डीसी करंट है। ब्लू वाला भी डीसी करंट है बट पल्सेटिंग है, और ग्रीन वाला जो है वो अल्टरनेट करंट है, बिकॉज दोनों तरफ है। Sir, और ये जो pulsating करंट है ग्रे मतलब? वाला, ये भी दोनों तरफ है, ये भी एसी करंट है लेकिन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरिएबल करंट है। Sir, pulsating मतलब? पल्सेटिंग मतलब पल्स के रूप में आ रहा है, ज्यादा कम ऐसे करके। ठीक है, Okay, sir. ये जो ग्राफ है यही पल्सेटिंग करंट है। यहाँ वोल्टेज कुछ है, वोल्टेज बढ़ा, यहाँ तक आया, फिर घट गया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, लेकिन इसमें निगेटिव कंपोनेंट नहीं है, ये अच्छी बात है। ये इसमें निगेटिव कंपोनेंट नहीं है, लेकिन है डीसी। लेकिन ओरिजिनल डीसी करंट हमारा ये स्ट्रेट वाला है, हमको ऐसा ही डीसी करंट प्रोड्यूस करना है, या इसके नियर अबाउट हमको प्रोड्यूस करना है। ओके, तो हम अब आ जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। पीएन जंक्शन डायोड क्या करता था, हम अगर हम फॉरवर्ड बायस में करें तो कंडक्शन करता था, और रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करता था। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम किसी करंट में क्या वेरिएबल, अच्छा पल्सेटिंग के बारे में, हाँ ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मान लो ये वाला हम अभी देखते हैं, ये वाला जो था मेरा, मान लो यहाँ पे हम डायोड लगा दें, इस करंट के लिए फॉरवर्ड बायस है, तो ये करंट मेरा प्लस हाफ है, तो ऊपर वाला हाफ, ठीक है, ये वाला है, तो ये कंडक्ट कर गया, यहाँ डायोड लगा हुआ है। ठीक, और इधर वाला जब आएगा, जब पोलैरिटी चेंज होगा, यहाँ से जब करंट यहाँ पहुँचेगा, तो ये डायोड उस समय रिवर्स बायस काम करेगा, और ये नीचे वाला करंट है। ठीक है, और जो नीचे वाला करंट है मतलब माइनस कंपोनेंट है, ये रिवर्स बायस में यहाँ पे रोक लिया जाएगा, यहाँ पे रोक लिया जाएगा, तो कंडक्शन नहीं करेगा, फिर पोलैरिटी चेंज होगा, फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो मतलब ये वाला हर सेकंड में, हर फेज का ये प्लस कंपोनेंट कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव कंपोनेंट हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं कि हमारे करंट में हमको जो करंट मिल रहा है उसमें प्लस कंपोनेंट और माइनस कंपोनेंट दोनों है, और मान लो हम एक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रेक्टिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस वेव का आधा ही रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, आधा ही कर पा रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगर मान लो ऊपर वाला हाफ अगर हम पास करा लेते हैं, नीचे वाला ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ रेक्टिफायर। अगर नीचे वाला हाफ अगर यूज करते हैं, ऊपर वाला बंद कर देते हैं, तो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। Negative half rectifier. अब देखो, ये हम ये मेरा वेरिएबल करंट है,
ये एसी करंट हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे लोड है और यहाँ से हम रास्ते में एक डायोड लगा दिए, ठीक, डायोड लगा दिए तो क्या होगा कि जब जब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो पास कर जाएगा तो लोड को मिलेगा, जब रिवर्स बायस में आएगा तो ये ब्लॉक कर देगा। तो क्या हुआ कि जितना प्लस कंपोनेंट है हमको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक, लेकिन जितना देर के लिए ये निगेटिव कंपोनेंट था उतना देर के लिए यहाँ पे हमको पूरा गैप मिलेगा, इतना दूर तक वो करंट मिलेगा नहीं। ओके, यही इसी डायोड को अगर रिवर्स बायस में मतलब उसको कुछ नहीं करें, डायरेक्शन उलट दे, अभी जो जो करंट पास हो रहा है उसके लिए वो रिवर्स बायस हो जाएगा और अभी जो करंट ब्लॉक हो रहा था उसके लिए वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मतलब नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो सारा का सारा कंडक्ट कर जाएगा और ऊपर वाला कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा जिसको बोलते हैं निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलते हैं ये निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, डायोड को सिर्फ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। ओके, क्या प्रॉब्लम है हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ? ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ ये हो रहा है, पहला बात तो ये कि देखो ये डीसी तो हम बना लिए लेकिन ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है क्योंकि ये भी करंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ से 0 वोल्ट से शुरू हुआ और टॉप पे गया, यहाँ से फिर घटना शुरू हुआ और इतना देर तक वोल्टेज ऑफ था, मतलब कोई वोल्ट नहीं मिला हमको, फिर 0 से शुरू हुआ। तो ये करंट हम डीसी तो बना लिए लेकिन अभी डीसी बनाने के बाद भी ये हमारे काम का नहीं है। ओके, so AC, so when an AC source is connected to the half wave rectifier, only half cycle will flow through it as shown in the figure below, as output of this rectifier is taken across the load resistor. If you look at the input to output graph, it shows a pulsating positive half cycle of the input. The output of the half wave rectifier has too many ripples, which is not safe for the output. And to smooth this pulsating output, a capacitor filter is introduced across the resistor. क्या होगा, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाएं। ओके, ये कैपेसिटर क्या करेगा, जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा हमारा डायोड तो कंडक्ट होगा, कंडक्शन होगा और उस कंडक्शन के लिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैपेसिटर ऐसे लगाया गया है पैरेलल टू द लोड। तो हर फॉरवर्ड बायस वाले में मतलब हर पॉजिटिव साइकिल में ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा और जिस समय सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, हम लोग कैपेसिटर की बात किए थे, कैपेसिटर में अगर कुछ हम चार्ज करते हैं उसको चार्ज करने बैटरी हटा के वहाँ लोड लगाते हैं तो वो करंट सप्लाई करता है, वो करंट फ्लो कराता है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको चार्ज कर दे रहे हैं। चार्ज करने के बाद जैसे ही रिवर्स बायस में आएगा और जिस समय हमको पूरा का पूरा गैप मिल रहा था उस गैप में वो कैपेसिटर फ्लो कराएगा करंट। ये जो हमको जो करंट मिलेगा वो कैपेसिटर के थ्रू मिलेगा। ओके, तो एकदम जीरो तो नहीं हुआ, वो गैप नहीं हुआ, हमको ये देखो यहाँ से ये वाला जो है ये हाफ है और यहाँ के बाद जैसे ही हमारा कब होना शुरू हुआ तो हमको पता है कि ज़्यादा पोटेंशियल अगर है तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही पोटेंशियल कम होगा हमारा सप्लाई का वैसे ही हमारा डायोड चार्ज में आ जाएगा, सॉरी हाँ, कैपेसिटर चार्ज ले लेगा और वो सप्लाई करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये कंडक्शन हमारा लोड पे नहीं आएगा, ये कंडक्शन आएगा और धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होने लगेगा और डिस्चार्ज होते होते इतना टाइम लगेगा कि ये गैप हमारा तब तक फुलफिल हो जाएगा और तब तक दूसरा वाला पॉजिटिव हाफ आ जाएगा और इस जगह पे कैपेसिटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा और सप्लाई का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अब कैपेसिटर फ्लो बंद कर देगा और फ्लो जो है वो सप्लाई वाला होगा और तब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे मेरा इस तरह का पल्सेटिंग करंट बन रहा था, ऐसा और अब हमारे पास इस तरह का पल्सेटिंग करंट बन रहा है। तो फार बेटर देन दैट, ये डॉट डॉट वाला देखो ये हमारा कैपेसिटर के पहले वाला करंट है, ठीक है, और ये कैपेसिटर के बाद वाला है। ओके, कैपेसिटर अगर हम थोड़ा और कैपेसिटी का लगाएं तो ये यहाँ टच करेगा, ये वाला लाइन जो यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ पहुँच के डिस्चार्ज होगा। तो हमारा ऐसे हम कैपेसिटर अगर अच्छे पावर का लगाएं तो हमारा जो डीसी करंट है हाफ वेव उसको बहुत हद तक हम रिपल उसका कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ,
सब सो गए क्या तुम लोग? Yes, sir. No, sir. यस सर। No, sir. No, sir. ठीक है, तो हम लोग रिपल कम कर दिए कैपेसिटर लगा के, लेकिन कैपेसिटर लगा के क्या हम उसको एकदम कांस्टेंट डीसी बना सकते हैं? मुश्किल है, मुश्किल है। कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर अगर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट करंट देता तो होता, लेकिन कैपेसिटर जैसे जैसे कंडक्शन स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे तो डिस्चार्ज भी होने लगेगा, तो उसका पोटेंशियल घटने लगेगा और घटते घटते यहाँ आएगा और यहाँ इस जगह पे हमारा सप्लाई का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो एसी सोर्स है that उसको VS कह रहे हैं, that is represented by the sinusoidal wave given by VS बराबर Vm sin omega t, where VS is supply voltage, Vm is the peak value of the supply voltage, and omega is the angular frequency, and t is the time। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ से उसके प्राइमरी कॉइल में हम 220 लगाएंगे और यहाँ हमको जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज मिलेगा स्टेप डाउन करके वो कम वोल्टेज मिलेगा और उसको हम डीसी बना लेंगे और यहाँ फिल्टर लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पे कोई कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एनर्जी तो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का, लेकिन यूज हम एक ही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बीच में गैप हो जा रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए हम कैपेसिटर लगा रहे हैं और कैपेसिटर लगाने के बाद भी मेरा जो पल्सेटिंग है वो अच्छा खासा पल्सेटिंग है। तो इसके बाद आया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते थे, हाफ वेव में हाफ फेज यूज कर रहे थे, फुल वेव में दोनों यूज करेंगे। ठीक है, जो वेस्ट हो रहा था, जो ब्लॉक हो जा रहा था, उसको भी हम लोग यूज कर लेंगे पॉजिटिव साइड में। तो दो तरह का फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर एक दो ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर जिसमें कि प्राइमरी साइड में दो ही पोल होगा और यही दोनों हमारा जाएगा प्लग में, और यहाँ पे सेकेंडरी साइड में दो पोल हो सकता है और इसके ठीक सेंटर से एक पोल निकाल सकते हैं, तो तीन पोल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसको बोलते हैं 12012 और 909, उसको उस ट्रांसफार्मर को ऐसे पहचानते हैं। तो अगर हमारे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, तीन सेकेंडरी से तीन तार निकला है 12012 और 606 909 ऐसा है, तब हम उसको फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर। एक और ट्रांसफार्मर होता है जो इसके जैसा होता है, जिसके सेकेंडरी से भी दो ही तार निकलता है। इससे अगर हमको फुल वेव बनाना पड़ेगा तो हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करेंगे। इसमें दो डायोड यूज होगा, एक कैपेसिटर यूज होगा, इसमें 4 डायोड यूज होगा और एक कैपेसिटर यूज होगा, कैपेसिटर फिल्टर के लिए। ठीक है, सेंटर टैप रेक्टिफायर क्या है? दिस टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड 2 डायोड्स। A center tap transformer is dual voltage transformer that has 2 input, that is I1 and I2, and 3 output T1, T2, T3. The T2 terminal is connected to the center of the output coil, which acts as a reference ground. ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। देखो, ये है हमारा प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का और ये है हमारा सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप डाउन होके 3 पोल से करंट मिलेगा हमको, 3 पोल से मिलेगा, और ये रेफरेंस, इसके रेफरेंस में ये ग्राउंड है। इसका मतलब यहाँ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि एसी में पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं है। हमारा करंट आधा देर के लिए पॉजिटिव, आधा देर के लिए पॉजिटिव, लेकिन अभी मान के चले हम लोग कि ये दोनों पॉजिटिव बनाएंगे इसको डायोड जला के, और तब ये निगेटिव हो जाएगा, और तब हम दोनों डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे, तो वो एक पॉजिटिव वायर निकलेगा जहाँ पे हमको दोनों फेज मिलेगा, दोनों प्लस और माइनस दोनों मिलेगा, और ये नेगेटिव है। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, T1 के साथ एक डायोड जोड़ा और T2 के साथ, T3 के साथ भी एक डायोड जोड़ा, और इस डायोड के जोड़ने के बाद दोनों डायोड का आउटपुट जो है उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, और ये हो गया मेरा फाइनल प्लस, और ये कुछ नहीं करना, ये माइनस हुआ, फाइनल माइनस। ये हमारा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, गैप नहीं होगा, लेकिन दोनों ऐसा ऐसा जाएगा। ठीक है, ये हम
ये वाला, ये जो गैप है ये गैप नहीं होगा, ये माइनस वाला जो था वो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, पांचवा पहाड़, तो गैप बीच में नहीं रहेगा। ओके, तो हम अगर इसको कैपेसिटर लगा के स्मूथ करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा स्मूथनेस आएगा हमको। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल। अब मान लो इधर से कंडक्शन हो रहा है, ये ब्लू वाला हो रहा है, तो हमारा जो सेकेंडरी है उसमें जो T1 जो है T2 की तरफ हमारा कंडक्शन होगा। हम कंसीडर करते हैं इस लोड को, क्या इस लोड को जो करंट मिल रहा है वो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी मिल रहा है? अगर सेम डायरेक्शन में लोड को मिल रहा है, सारा का सारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसा करंट आ रहा है, तो इसके लिए डीसी करंट होगा। अगर कुछ देर के लिए ऐसे करंट आता, कुछ देर के लिए ऐसे करंट जाता, तो बोलते एसी करंट है। देखो आरएल में जब हम इधर प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो आरएल को कंडक्शन मिल रहा है इस डायोड के थ्रू, इस डायोड के थ्रू कंडक्शन मिल रहा है। ठीक है, और ये डायोड और ये वाला डायोड जो है ऑफ है अभी, ये डायोड अभी ऑफ है। अब इसके बाद अब जब जैसे ही इधर से प्लस आता है, इधर प्लस होगा, तो ये वाला डायोड, क्योंकि अगला फेज हुआ, अगला फेज के लिए प्लस हो गया, अगला फेज में ये डायोड आया, इससे कंडक्शन होके ऐसे गया और यहाँ आया। इसके लिए दोनों करंट एक डायरेक्शन में आ रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो आरएल को लोड पे ये डीसी करंट लगेगा। ये डीसी करंट लगेगा मतलब हम डीसी करंट बना दिए इसको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो हमारा ये ऐसा था सप्लाई हम ये कर रहे थे, और हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला प्लस यहाँ आया, ये वाला माइनस भी यहीं ले लिए, ये वाला प्लस फिर यहाँ, ये वाला माइनस कंपोनेंट यहाँ ले लिए। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको ऐसा पल्सेटिंग मिलेगा, ऐसा पल्सेटिंग करंट मिलेगा। अगर हम इसमें डायोड जोड़ें तो डायोड यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो ऐसा मेरा एक पल्सेटिंग करंट तैयार होगा फिल्टर लगाने के बाद। फिल्टर कहाँ लगाएंगे? तो हम फिल्टर लोड के पैरेलल लगाते हैं, लोड के पैरेलल हम फिल्टर लगाते हैं, तो हमको डीसी करंट इस तरह का पल्सेटिंग मिलेगा। ठीक है, दैट इज फार बेटर पल्सेटिंग करंट देन हाफ वेव रेक्टिफायर। यस और नो? Yes, ठीक है, sir. क्लास 7। ओके, ये हमारा पल्सेटिंग करंट, ये डीसी वोल्ट हो गया मेरा। ओके, अब ये देखो दो तरह का ट्रांसफार्मर का बात किया हम लोग, अभी जो बात किए थे यही है। ये दोनों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मतलब इनपुट को घटाने वाला, और इनपुट को बढ़ाने वाला जो होगा स्टेप अप कहते हैं उसको। जैसे हमारा इन्वर्टर में लगा होता है 12 वोल्ट बैटरी से 220 एसी बना के देता है, तो स्टेप अप करता है। पहले तो एसी से डीसी बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन डीसी से एसी बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, और हमको उसके लिए ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ता है और पल्सेट कराना पड़ता है, हमको पल्सेट कराना पड़ता है। खैर, हम लोग को डीसी से एसी नहीं बनाना है, हम लोग को सिर्फ एसी से डीसी बनाना है। ठीक है, ये दो, इस दो को यूज करके हम हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, और इसको जोड़ के हम सेंटर टैप रेक्टिफायर बना दिए हम, जिसमें हमको बन गया। ओके, अगर मान लो हम लोग तो पढ़े हैं वो क्या कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर से अगर इस ट्रांसफार्मर में हम ब्रिज रेक्टिफायर करें, ब्लैक वाले को छोड़ दें, कंसीडर ही ना करें, दोनों येलो वाले को अगर कंसीडर करके हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, तो इस ट्रांसफार्मर से हम 24 वोल्ट ले सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर से हम लोग 24 वोल्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का 12 और इसके बीच का 12, तो यहाँ से यहाँ अगर हम 2 यूज करें तो इसको, तो मतलब ये कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ये है। अगर 2 तार का बात करें, इसका 2 तार का बात करें, तो ये 24 वोल्ट का है, तो इससे बड़ा होगा साइज में कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. होगा. साइज में बड़ा होगा। ओके, तो अगर हमको छोटा डिवाइस बनाना है रेक्टिफायर, तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा छोटा वाला ट्रांसफार्मर कोशिश करेंगे लेने के लिए, और जब छोटा वाला लेंगे तो फुल वेव बनाने के लिए हमको ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा, और ब्रिज रेक्टिफायर यूज करने के लिए हमको ऐसा ब्रिज बनाना पड़ता है, ऐसा ब्रिज बनाना पड़ता है। 2 डायोड जिसका नेगेटिव जोड़ देंगे, 2 डायोड का पॉजिटिव जोड़ देंगे, और दो टर्मिनल जो दोनों डायोड का बचा उस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखो दोनों इस जो व्हाइट सिंबल ये जो है
इसको जोड़ दिए और ब्लैक वाला को जोड़ दिए और दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे इस दो जगह पे हम एसी सप्लाई करेंगे और यहाँ से हम डीसी ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड लगेगा। डायोड बहुत सस्ता आता है, ये ट्रांसफार्मर भी सस्ता आता है, सेंटर टैप से कम होता है क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल है वो कम है, जो कोर लगा हुआ है वो कम है, और इसलिए ये बहुत किफायती है। So this type of single phase rectifier uses 4 individual rectifying diodes connected in a closed loop, that is the bridge configuration, to produce the desired output. The main advantage of this bridge circuit is that it does not require a special sensor type transformer, thereby reducing its size and cost. The single secondary winding is connected to one side of the diode bridge network and the load is the other side of the. ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा ब्रिज हो गया। ठीक है, और ये हमारा 2 पॉइंट हो गया जहां लोड लगाएंगे, जहां लोड कनेक्ट करेंगे। ओके, अब ये समझते हैं कि 4 डायोड मिलके ऐसा क्या करता है कि हम पॉजिटिव को तो पास करा ही रहे हैं, नेगेटिव को भी इसी डायरेक्शन से पास करा देता है। ओके, अब देखो डॉट डॉट वाला जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है और जो सॉलिड लाइन है वो कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ समझते हैं कि एसी करंट है, प्लस इधर से निकला माइनस इधर से निकला, प्लस जब करंट इधर से आया तो यहाँ जब पहुंचेगा ये डायोड रिवर्स बायस है तो इधर नहीं जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो इस साइड से यहाँ फिर रिवर्स बायस है, इधर भी नहीं जाएगा, ये वापस चला जाएगा लोड पे और लोड से होता हुआ वापस जाएगा D2 पे। ठीक है, D2 पे जाएगा और D2 से ये फिर सर्किट कंप्लीट कर देगा, जैसे फिर सर्किट कंप्लीट कर लेगा। ओके, ये एक सवाल है कि जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से दोनों डायोड इसके लिए फॉरवर्ड बायस है। अगर मान लो यहीं से ही पास कर जाता वापस तो कंडक्शन नहीं हो पाता, हमको इस डायोड से होता हुआ सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा इधर से निगेटिव के साथ। तो ऐसा क्या कारण है कि ये यहाँ आने के बाद इस डायोड से कंडक्ट ना करके इस डायोड को कनेक्ट करता है? एनी रीजन? सोच के बताओ शादिक। सर क्योंकि सर उसको सर्किट कंप्लीट करना है सर। सर्किट कंप्लीट करना है, उसको थोड़ी पता है सर्किट कंप्लीट करना है, तो हम तार लगाएंगे तो करेगा। यस सर। क्या प्रॉब्लम बताते हैं, इस डायोड के इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है कौन ज्यादा है? सर किस पॉइंट पे सर? डायोड के D2 साइड इस डायोड के इस पॉइंट पे यस यहाँ सर। से अभी सप्लाई आ रहा है और इस पॉइंट पे कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा? सर D2 साइड ज्यादा होगा। D2 के पास सर। यहाँ पे। यस सर। वाह, सर उससे जो पूरा कनेक्शन जा रहा पूरा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया और ये बेसिक चीज तुम नहीं भूल कर रहे हो। यहाँ से जब मेरा जो करंट आ रहा है इस लोड से होते हुए सीरीज रेजिस्टेंस है ना जी, लोड मतलब हर लोड का एक रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, ये रेजिस्टेंस से होते हुए जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो ये करंट इससे ज्यादा होगा। नो सर। सर होगा ज्यादा? नो सर। अब एक हम रेजिस्टेंस लेते हैं और इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा कि रेजिस्टेंस के इस आउटपुट पे ज्यादा होगा? और रेजिस्टेंस के पहले सर। पहले होगा, रेजिस्टेंस का काम ही यही है पहले सर D1। रेजिस्ट करना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो हमको पता है कि हमेशा कंडक्शन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है, लोअर से हायर की Yes, तरफ नहीं होता है। यस सर। तो डायोड के इस पॉइंट पे हाई वोल्टेज है, इस पर लो है, तो ये कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये डायोड लीक कर जाए तब ये कंडक्शन कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होगा, इसीलिए कि ये हमारा हाई वोल्टेज पोटेंशियल पे है और हाई पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन हो गया। अब ये तो काम हो गया कि पहला फर्स्ट हाफ हम कंडक्ट करा दिए, इस लोड को इस डायरेक्शन से करंट मिल रहा है, अगला वाला भी इसी डायरेक्शन से मिलेगा, तो दोनों करंट दोनों
जो कंपोनेंट है उसको एक ही डायरेक्शन से मिल रहा है, तो उसके लिए वो डीसी करंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पोटेंशियल चेंज करते हैं। हम जो है नेगेटिव हाफ पे आते हैं। देखो ये नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव इधर से आया, यहाँ से चला, जब यहाँ से आया तो जो डायोड ऑफ था वो ऑन हो गया, यहाँ से इधर नहीं जाएगा रिवर्स बायस के कारण, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ भी नहीं जाएगा रिवर्स बायस के कारण, यहाँ से पहुंचा, फिर लोड पे आया। तो लोड को पहला वाला भी ऐसे ही आ रहा था और दूसरा वाला भी ऐसे ही आ रहा है। लोड पे तो हम एक ही डायरेक्शन में करंट दिख रहे हैं, पोलैरिटी कभी इधर Yes, से कभी इधर से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ आया और यहाँ से फिर सर्किट कंप्लीट कर दिया। सर्किट कंप्लीट कर गया, इधर नहीं जाएगा, इसलिए इस डायोड के आगे पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल में काफी अंतर है, yes, sir. वो पोटेंशियल पे है, इसलिए इधर ट्रेवल नहीं करेगा। तो हम इस तरह से हम बना लिए 4 डायोड यूज करके 12 ट्रांसफार्मर को हम डीसी बना लिए। ओके, तो ये डीसी करंट भी जो होगा फुल वेव की तरह वैसा ही होगा, पल्सेटिंग होगा। तो कैपेसिटर यहाँ भी जोड़ के इसको स्मूथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि स्मूथ होगा ये बिल्कुल वैसा जो बनाए थे सेंटर टैब वाला, एकदम ऐसा ही करंट बन के तैयार होगा, ऐसा ही तैयार होगा, ऐसा वाला। ठीक है, तो यहाँ भी हमको कैपेसिटर जोड़ना है, कैपेसिटर जोड़ के इसको भी स्मूथ करना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कैपेसिटर जोड़ते हैं, लोड के पैरेलल, लोड के पैरेलल Parallel. कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो हमारा ये पल्सेटिंग करंट बनकर तैयार होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो हमारा पल्सेटिंग करंट बन गया। बहुत सारा हमारा डिवाइसेस ऐसा है जो इस पल्सेटिंग करंट पे चल जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा डिवाइसेस भी है जो इस पल्सेटिंग करंट पे नहीं चलेगा। तब हम जब इस पल्सेटिंग करंट पे जब नहीं चलता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ऐसा हो रहा है, तब हम क्या करें? तो 2 तरीका है मेरे पास, 2-3 तरीका है। पहला, तो हम अगर मान लो एसी डीसी की बात अगर चेक करते हैं, प्रोटेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो हम ये करेंगे कि हम एक डायोड सॉरी एक ट्रांजिस्टर आता है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, 7878XX वोल्ट है उसका। देखो ये वाला है, ठीक है, ये तो हम दिखा चुके थे, यहाँ से भी समझ सकते हो। और ये हम दिखा रहे हैं तुमको कैसे प्लस वाला ऑन हो रहा है, कैसे कौन सा करेंगे, ये इनपुट है और ये आउटपुट आ रहा है, सारा का सारा बार बार कौन कौन डायोड ऑन हो रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद जब इसको आपको ये देखो, समझ में आ गया सबको? अब हमको क्या करना है कि हमको कैपेसिटर तो लगाना ही है, कैपेसिटर लगाने के बाद भी हमको एकदम कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो IC-LM 7805 ये आता है, जैसे LM है 78 है, X6 वोल्ट है, हमको कितना वोल्ट है, हमको कितना वोल्ट चाहिए सेटिंग से, मान लो हमको 5 वोल्ट चाहिए, हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो ये रेगुलेट करके 5 वोल्ट डीसी निकालता है। ठीक है, जितना MP3 और जितना भी हमारा इस तरह का जो रहता है, जहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्किट हो, बहुत नाजुक हो, वहाँ पे हम लोग LM 7805 यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो यहाँ से जब निकला तो 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का हम जोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, ये फिल्टर कैपेसिटर हो गया। ठीक है, एक और जब हम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, ट्रांजिस्टर के बायसिंग करने के लिए 10 माइक्रोफैराड का PF लगा दिए, 10 माइक्रोफैराड का यहाँ पे हम PF लगा दिए, और इसको इसके 1 to 1 ये इनपुट है, कैथोड है और आउटपुट है, वो कलेक्टर वाला, बेस कलेक्टर एमिटर वाला नहीं है। तो ऐसा करके तो 1 नंबर से हम सप्लाई देंगे और 3 नंबर से आउटपुट ले लेंगे, और 2 नंबर को हम कैथोड है इसको निगेटिव के साथ अटैच करेंगे, मतलब अर्थ कर देंगे। ठीक है, ये इनपुट और प्लस यहाँ माइनस यहाँ, और यहाँ आउटपुट के लिए प्लस यहाँ माइनस यहाँ, माइनस कॉमन रहेगा, माइनस हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम, तुमको पता होगा कि कंप्यूटर में या फिर वैसा कोई भी डिवाइस हो, हम आजकल जितना भी टीवी आ रहा है, वो सारा का सारा टीवी में जो पावर सप्लाई होता है
वो SMPS लगा के होता है, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हम लोग रेगुलेट करने के लिए एक तो रेगुलेटर आईसी लगा के कर लिए, रेगुलेटर आईसी लगा लिए, इसमें और प्रोटेक्शन चाहिए तो जेना डायोड यूज कर लेते हैं कि हाई वोल्टेज अगर मान लो हमारा सप्लाई वोल्टेज ये थोड़ा बढ़े घटे तो हमारा सेकेंडरी में भी वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जेना डायोड लगा लिए और यहाँ पे हम रेगुलेटर लगा लिए, वोल्टेज रेगुलेटर 78 से 5 वोल्ट के लिए, और हम यहाँ तक तो काम हो गया। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा अच्छा करंट चाहिए तो हमको SMPS लगाना पड़ता है, इसमें पावर सप्लाई, ठीक है, उसमें भी यही सब यूज होता है। और भी कुछ सर्किट होगा उसमें जिसको यूज करके हम कांस्टेंट DC वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर था। कुछ और पूछना है तो पूछो। रेक्टिफायर खत्म, इसके बाद क्या शुरू होगा, इसके बाद BJT शुरू करेगी। इसके बाद सर हम स्टार्टिंग में सर क्या बताए सर? स्टार्टिंग में रेक्टिफायर ही शुरू किए थे, रेक्टिफायर जिसमें व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर व्हाई वी नीड रेक्टिफायर। यस ओके ये PDF है सबके पास, पढ़िए और प्रिपेयर कर लीजिए। ये नॉर्मली एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में पूछेगा व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो आपको बताना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन पेपर आप लोग खोजिए, BSc-IT का क्वेश्चन पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अगर वो नहीं मिलता है तो आप फिजिक्स ऑनर्स का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर खोजिए। और हम लोग उस पेपर में जो जो सवाल होगा, जो क्वेश्चन होगा जो हमारे सिलेबस से मैच करता होगा, उस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस सर पहले जैसे हुआ था इंटरनल एग्जाम में वैसे ही होगा इस बार भी? क्या नहीं सुन पाए? सर 50 मार्क्स का जैसे पेपर आप सेट किए थे वैसे ही इस बार भी होगा ना, जो इंटरनल एग्जाम होगा? इंटरनल एग्जाम अच्छा जब होगा इंटरनल तो बताएंगे कितना मार्क्स होगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो तुम लोग इंटरनल मार्क्स का यस नोटिस आया है क्या? सर अब तक तो नहीं आया है तो नहीं अभी, लेकिन सर ठीक बोल है। रहे थे कि बोलेंगे। तो होना ही है, सर हो खबर जाएगा। आई थी कि होगी सर। क्या समझे? सर बोले थे कि जुलाई लास्ट में सर होगा। नहीं, आवाज नहीं आ रहा ठीक। सर जुलाई के एंड तक सुने थे कि होगा सर, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, सेकेंड ईयर का हो रहा एग्जाम था ना फाइनल, सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो जब सेकेंड ईयर होगा का तब हो। होगा, कोर्स तो हम लोग का कंप्लीट ही है, तो Yes, जब हो बस है कि नहीं। यस सर चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। BJT तुम लोग पढ़ ओके के आना, और ऐसा होना चाहिए कि रिवीजन हो रहा है तो हम ना बोले, तुम ही लोग बोलो। मान लो एक टॉपिक हम बताएं व्हाट इज रेक्टिफायर, तो कोई एक हैंडरेज होना चाहिए था, वो बताता। तो रिवीजन में भी हम ही बोले, पढ़ाने से भी हम ही बोले, और रिवीजन फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा है, कितना टाइम रिवीजन करा चुके हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि उस तरह का क्लास हो। जैसे मान लो कि अगर तुम अभी ऑफलाइन में होते, एक एक टॉपिक से तुम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते, तो प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो BJT सब लोग पढ़ के आएंगे और हम एक एक टॉपिक पूछेंगे, और जो हैंडरेज करेगा वो उसको मौका देंगे बोलने का, ओके सर। ओके सर ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू।